हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द शिक्षक इस यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी साइंस को लेकर चल रहे हैं और ये क्लास 8 का चल रहा है दोस्तों। अब क्लास 8 का इससे पहले आपका 11 चैप्टर पूरा हो चुका था। आज चलने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जिस चैप्टर का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। ये पूरे बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये और इसके बाद वाला भी चैप्टर होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप पूरा ध्यान से, आपको 1 से 2 नंबर इस चैप्टर से आने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे, ये पक्का आएगा। इससे आपको एक क्वेश्चन आना ही है। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें चलने वाले हैं हम कुछ प्राकृतिक घटनाएं, यानी सम नेचुरल फिनोमिना चलने वाले हैं। पहला आपका है, बादलों में आवेश एकत्रित होता है। आवेश एकत्रित होता है, उसी से क्या होता है, लाइटनिंग पैदा होता है। यानी कि लाइटनिंग यानी कि तड़ित पैदा किससे होता है, तो आवेश से होता है। आवेश जानते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक नेगेटिव आवेश होता है। इसी दोनों के मिश्रण से बनता है क्या, आपका तड़ित बनता है, यानी कि लाइटनिंग पैदा होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे जो 1752 ईस्वी में अमेरिका के थे। उन्होंने ही दर्शाया था कि वस्त्रों में जो चड़चड़ाहट होती है, चिंगारी होती है, चिंगारी होते हैं, और ऊपर जो तड़ित होती है, दोनों एक ही तरह का फेनोमिना है, दोनों एक ही परिघटना है। इस दोनों एक ही तरह से उत्पन्न होता है। जैसे देखिए आपका क्या, ये आपका जो रॉड दिख रहा है, ये ग्लास का रॉड है, और उस पर क्या किया, रेशम से यदि रगड़ा जाए तो रेशम से रगड़ने पे क्या होगा, रॉड पे यानी कि ग्लास का रॉड पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा और रेशम पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बहुत परिधारणा पहले से। ये कैसे आया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आया क्या। ठीक है, ये पहले आया था, यानी मान्यता ही था कि अब क्या होगा, ये धन जो चार्ज आएगा, यानी कि जो रॉड पे चार्ज आएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्जेस। पहले नहीं पता था कि कौन सा चार्ज है, नहीं चार्ज है, लेकिन जब ये रगड़ कर देखा गया तो जो चार्ज आया तो बोल दिया कि अब इस तरह का चार्ज जो आएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्जेस। यहीं से आया आपका धन आवेश का नाम आया था, यही रगड़ने पर आया था। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को क्या बोलते हैं, स्टैटिक आवेश, यानी स्थिर आवेश कहते हैं। अब आवेश स्टैटिक हुआ यानी कि स्थिर हुआ जब रगड़ने पे जो आवेश आएगा किसी, या तो पेन पे आए या तो कंघी पे आए, जो भी आवेश आ रहा है, इस आवेश को बोला जाएगा स्टैटिक आवेश, स्थिर आवेश। इसका क्या होगा, आपका एक जगह से दूसरे जगह ये नहीं जाएगा, ये एक जगह स्थिर है। आपका जिस पे आवेश आया उसी पे है, इसी कारण इसका नाम दे दिया गया स्टैटिक आवेश दे दिया गया। और जब आवेश गति करेगा तब उसको बोला जाएगा विद्युत धारा, यानी कि करंट बोला जाएगा। यानी कि बहते हुए आवेश को ही बोलते हैं विद्युत धारा। यदि आवेश एक जगह पर है तो वो करंट नहीं होगा, वो विद्युत धारा नहीं होगा। लेकिन एक जगह से दूसरे जगह पर आवेश को ले जा रहे हैं, तो जब गतिमान हो गया आवेश तो उसको बोला जाएगा ये हो गया विद्युत धारा बन गया है, करंट बन गया है। वैसी युक्ति, वैसा डिवाइस जिसका प्रयोग करते हैं हम धारा का परीक्षण करने के लिए, परीक्षण की धारा है या नहीं है, किसी चीज़ पे आवेश है या नहीं है, धारा नहीं, आवेश किसी वस्तु पे या किसी मैटर पे है या नहीं है, इसका पता करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं विद्युतदर्शी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंग्लिश याद रखना है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप। तो बोलेगा आवेश किससे मापते हैं, आवेश का पता किससे करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्कोप से करेंगे। ये आपका रहा फिगर, इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होता है जी। ऊपर जो दिख रहा है ये प्लेट, इस पे क्या किया जाता है, जो भी चार्ज वाला आपका चार्जेज है, जो भी जिसमें आवेश है, जिसमें आवेश है उसको सटाया जाता है। एक तरह का मेटल होता है और इसके थ्रू, मेटल के थ्रू क्या करता है, यहाँ पे जाता है। और ये जो दिख रहा है ना, गोल्डन कलर का जो दिख रहा है, ये गोल्डन कलर का ये रहता है, एक रहता है सोने का प्लेट रहता है, क्या रहता है, गोल्डन प्लेट रहता है। और जब आवेश जितना ज़्यादा होगा ये फ्लैक्चुएट करेगा और ऊपर नीचे होगा और बताएगा कि हम इसमें कितना आवेश था। तो ये आवेश का क्या करता है, माप करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे। अब आगे है, विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से किसी दूसरे वस्तु में आपको ट्रांसफर करना है। जैसे आवेशित वस्तु इस पे भी हो सकता है, पेन पे भी हो सकता है, मेटल पे भी हो सकता है, आपका फिर क्या बोलता है, कंघी पे भी हो सकता है। तो किसी भी चीज़ पे आवेश आ गया, लेकिन इस आवेश को किसी और जगह
आपको ट्रांसफ़र करना है तो हमेशा और हमेशा धात्विक चालक ही होना चाहिए, यानी कि ये हमेशा मेटल से ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा। आवेश किसी पर भी आ जाएगा, लेकिन जब भी ट्रांसफ़र करने की बात आएगा तो ट्रांसफ़र हमेशा होगा, ट्रांसपोर्ट हमेशा होगा धात्विक से होगा, धात्विक चालक से ही होगा। धात्विक के अलावा आप किसी चीज़ से करते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। पेन पे है तो पेन ही पे रहेगा, जिस पे है उसी पे आपका रह जाएगा। आवेशित वस्तुओं से आवेश को, अब किसी चीज़ में आवेश है, उस वस्तु से आवेश को यदि ट्रांसफ़र कर दिया आप पृथ्वी में तो उसको बोला जाएगा भू संपर्कन या अर्थिंग बोलते हैं। यदि किसी और जगह ट्रांसफ़र किए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो विद्युत धारा बनकर चला जाएगा। लेकिन उसी आवेश को आप क्या कीजिए, भूमि के अंदर डाल दीजिए तो उसको बोला जाएगा, क्या कहलाएगा, भू संपर्कन बोला जाएगा, यानी कि अर्थिंग बोला जाएगा, अर्थिंग बोलेंगे। आगे आपका है विद्युत विसर्जन यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसको बोलेंगे। जब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल यानी दोनों चार्ज है, दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलता है और मिलने के बाद चिंगारी के साथ आवाज़ उत्पन्न करता है तो यह प्रक्रिया कहलाता है डिस्चार्जिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग यह प्रक्रिया कहलाएगा, यानी कि विद्युत विसर्जन प्रक्रिया कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से मिलेगा और मिलने के बाद चिंगारी उत्पन्न करेगा या उसके साथ साथ उस आवाज़ भी उत्पन्न करेगा तो कहलाएगा ये क्या हो रहा है, तो विद्युत विसर्जन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे जब बादल गरजता है तो उसमें भी होता है ना, चिंगारी उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ आवाज़ आता है, तो वहाँ पर भी होता है डिस्चार्ज होता है। जब बैटरी को आप एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल को सटाओगे, चढ़ आवाज़ आता है चिंगारी के साथ, तो वहाँ भी क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी विद्युत विसर्जन कर रहे होते हैं। अब है तड़ित में विद्युत विसर्जन, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लाइटनिंग में कैसे होता है, यानी कि जो बादल चमकता है वो कैसे चमकता है। तो जानिए कि बादल जो होते हैं, बादल पे भी चार्ज होता है। बादल के ऊपरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और निचली सरफेस पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, बादल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो जैसे जैसे बादल बढ़ेगा तो चार्ज का डेंसिटी यानी कि चार्ज का अमाउंट भी ढेर सारा बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि चार्ज अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और पृथ्वी पर हमेशा होता है पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर हमेशा कौन सा चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, नेगेटिव के अपेक्षा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस पृथ्वी पे ज़्यादा है और जो बादल के नीचे वाला सतह है उस पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होता जा रहा है। और जब वायुमंडल, हालांकि वायु क्या होता है, वायु अवरोध करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या मीडियम नहीं देता है कि हाँ भाई तुम पास करो, लेकिन इतना ज़्यादा डेंसिटी चार्ज का हो जाता है तब क्या करता है, ये नेगेटिव चार्जेस ये पॉजिटिव चार्जेस के साथ एक ये खिंचाता है, नीचे की ओर खिंचाता है, अट्रैक्ट होता, और यही कड़कता हुआ बिजली लगेगा कि एकदम छू गया, पृथ्वी को आकर छू गया और पृथ्वी पे गिरता है। अब पृथ्वी पे गिरता है तो ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज पृथ्वी पे आया, पृथ्वी पे इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस है कि उसको देता है, एक तरह से शून्य कर देता है, चार्ज विहीन कर देता है और पृथ्वी के अंदर समा जाता है। तो इसके कारण भी बादल गरजा, बिजली चमका। और दूसरा कारण ये है कि एक बादल दूसरे बादल के साथ संपर्क में आता है तो भी जो पॉजिटिव चार्जेस, किसी बादल पे पॉजिटिव भरा पड़ा है, किसी पे नेगेटिव भरा पड़ा है, पॉजिटिव हाँ ऊपर है और नेगेटिव ज़्यादा नीचे है, लेकिन कोई बादल भी तो ऊपर नीचे हो सकता है, एक लेयर पे तो बादल रहेगा नहीं, बादल भी ऊपर नीचे होगा। तो उससे क्या होगा कि वो दोनों बादल के बीच भी अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो ये दोनों भी क्या करेगा, लगेगा पूरा एकदम चिंगारी ऊपर चल रहा है, चमक रहा है और बादल गरज रहा है। एक किस कारण, तो ये चार्जेस के कारण हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के कारण, यानी डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण हो रहा है। ये टकराने से कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि टकराया तो चिंगारी उत्पन्न हो गया, वैसा वाला कुछ नहीं है, ये हमेशा चार्ज के कारण होगा। तो आपको इतना हो गया कि लाइटनिंग दो वजह से होगा, या तो बादल बादल के बीच टकरा है या बादल पृथ्वी के बीच इलेक्ट्रिक फोर्सेज वहाँ पे क्या हो, कंडक्ट करे, तभी हो सकता है। यही दो कारण है आपका। वही आगे है, विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच होगा या फिर बादलों तथा पृथ्वी के बीच होगा, नीच नहीं, यहाँ पर बीच होगा, ठीक है। आगे आपका है तड़ित से सुरक्षा। अब लाइटनिंग हो रहा है, बिजली चमक रहा है, तो उससे आपको कैसे सुरक्षा, क्योंकि वो एक तरह का कुछ नहीं तो आपका विद्युत ही है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी है और वो हानि ही पहुंचाएगा यदि हम पे गिरता है, तो उससे सुरक्षा कैसे मिलेगा। तो तड़ित एवं झंझा जिसको बोले जाता है लाइटनिंग एवं थंडर सम के समय खुला स्थान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हमेशा मकान वगैरह के अंदर आपको सुरक्षित रहना है। और यदि आप गाड़ी पे है,
गाड़ी में है तो दरवाज़ा खिड़की सब कुछ बंद कर कर रखना है। इसका कारण क्या है बंद करने का, कि खुला क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? तो बंद करने का यही कारण है कि जब जो वाहन वगैरह रहता है वो रहता है मेटल का बना होता है, और मेटल का यदि हॉलो है यानी अंदर से खोखला है, तो मेटल पे यदि बिजली गिरेगा या विद्युत धारा अप्लाई करेंगे तो बाहर बाहर ही रह जाएगा, अंदर वाले को कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं उस पर जाएगा, तो हानि अंदर वाले को कुछ नहीं होगा। बस एक काम करना है कि बंद करके रखना और दरवाजे या खिड़की को छूना नहीं है, चुपचाप सीट पे बैठे रहना है, ठीक है। तो इससे होगा आप सुरक्षित रहेंगे। यदि गाड़ी पे गिर भी गया तो ऊपर ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, बिजली आएगा धारा, और नीचे फिर चला जाएगा, टायर के सीधे साथ नीचे चला जाएगा, ठीक। आगे आपका है तड़ित के समय क्या करे क्या ना करे, यदि यानी कि लाइटनिंग हो रहा है तब क्या करना है। यदि आप बाहर में हैं, बाहर खुला में है तो क्या करना है, तो सबसे पहला खुला में है तो कभी भी खुला वाहन, खुला मैदान, ऊंचा ब्रिज या ऊंचा जगह या पार्क आपका कभी सुरक्षित नहीं है, ये कभी आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। आपको बंद जगह में ही रहना है और नीचे जगह में रहना है। अब देखिए क्या है, यदि आप वन में हैं तो वन में है तो पेड़ ही पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, तब क्या करिएगा, पेड़ के नीचे नहीं रहना है। तो क्या करना है, जो छोटा पेड़ है उसके नीचे जाना है, जिससे होगा क्या कि यदि बिजली गिरता भी है, तड़ित यदि गिरता भी है, लाइटनिंग गिरता भी है, तो क्या करेगा, बड़ा पेड़ पे गिरेगा और उसके थ्रू पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, अर्थिंग हो जाएगा, यानी अर्थ में चला जाएगा। वो छोटा वृक्ष आपको बचाकर रखने का संभावना मैक्सिमम है, क्योंकि गिरेगा तो बड़ा पेड़ पे गिरेगा। आगे है, यदि आप खुला खुला क्षेत्र में है, जैसे खेत वगैरह में है, तो खेत वगैरह में यदि कहीं वहाँ पे तो क्या है, पेड़ है और उसके अलावा पूरा खुला है, तब क्या करना है, तो जब खुला एरिया रहे, कुछ नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, जमीन पे लेटना नहीं है और ना ही पालथी मार के बैठना है। कि ऐसा नहीं कि लेट गए या फिर पालथी मार के बैठ गए, ऐसा नहीं करना। करना क्या, जो ये पोजीशन दिख रहा है फिगर में आपको, इस पोजीशन पे बैठना है, अपने आप को समेट कर, दोनों पैर को सटाना है, सटा कर बैठे, या फिर एड़ी को सटा ले। एड़ी को सटाने के साथ साथ हाथ को, दोनों हाथ को मूड़ी पर रख के मूड़ी को झुकाना है और दोनों कोहनी को अपना पैर में सटा लेना है। एक तरह का गोलाकार बना लेना है कि यदि कोई भी तरह का पैर यदि एक ऊपर एक नीचे या दोनों सटा नहीं रहा तब पक्का मार देगा, यदि गिरा तो आसपास गिरा तो पक्का आपको करंट उस पर आप पे आ जाएगा। लेकिन जब दोनों सटा रहेगा तब पोटेंशियल डिफरेंस जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वो वहाँ पे वैसा सिचुएशन ही नहीं बनने देगा शरीर कि आपको प्रभावित हो। हाँ, यदि किस्मत खराब है तो आप यदि गिर जाता है आदमी पे तब तो कोई बचने का चांस है, लेकिन आसपास यदि गिरता है तो इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि चांस ही बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है कि आप पे गिरे इस तरह बैठने से, ठीक है। तो इसी कारण ये ज़्यादा सुरक्षित है इस तरह का बैठना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब है कि यदि आप लाइटनिंग के समय घर के अंदर है तब क्या करना है, तो सबसे पहला चीज़ कि जितना भी इलेक्ट्रिक वायर है, जो मेटल का चीज़ है, कंडक्टर है, सबसे दूर रहना है, ना छूना है ना यूज करना है। टेलीफोन का तार तक नहीं छूना है, ना टेलीफोन यूज करना है, वायर वाला टेलीफोन की बात की जा रही है। मोबाइल यूज करना सेफ़ है, मोबाइल आप यूज़ करिए अंदर में, घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल और जिसके पास टेलीफोन है आप उसको फ़ोन कर दिए, तो आप तो सुरक्षित हैं लेकिन उसको आप असुरक्षित कर दीजिएगा, तो ये भी नहीं करना है ये काम, ठीक है। अब बहता जल के संपर्क से बचें, क्योंकि बहता हुआ जल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा खींचता है, यानी कि बिजली को, तड़ित को खींचता है। तो उससे उस समय क्या करना है, उससे दूर रहना है। तो आप स्नान न करें, करने से बचें, ठीक है। और ये सब चीज़ जहाँ कहाँ पे है, तो जहाँ बिजली ज़्यादा चमक रहा है वहाँ पर का ये सब सुरक्षा है। कंप्यूटर है, टीवी है या फिर और भी गैजेट है, वो सब का क्या करना है, सॉकेट निकाल देना है और छोड़ देना है, सॉकेट निकाल कर छोड़ देना है। बिजली का बल्ब है तो बल्ब आप जला सकते हैं, बिजली बल्ब जलाने से कोई हानि नहीं होगा, वो एकदम सेफ है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी ट्यूबलाइट को ऑन रख सकते हैं। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह के गहराई में कुछ गड़बड़ी होता है, उसको बोला जाता है भूस्पंदन बोला जाता है, यानी कि ट्रिमोर्स बोला जाता है, ट्रिमोर्स बोला जाता है। अब पृथ्वी की इस परत को बोलते हैं क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी बोलते हैं। भूपर्पटी भी कुछ हद तक मोटा होता है, उस भूपर्पटी के अंदर यदि कुछ तरह का डिस्टर्बेंस हुआ, उस डिस्टर्बेंस को बोला जाता है आपका भूस्पंदन, यानी कि ट्रिमर। एक तरह का सीधा सा मतलब समझना है इसका, भूस्पंदन का मतलब क्या होगा, इसका सीधा सा मतलब है ट्रिमर है ना, ट्रिमर क्या होता है, वाइब्रेट होता है ना, तो वाइब्रेशन ही करना
वाइब्रेस यानी कि पृथ्वी का सतह, ऊपरी सतह वाइब्रेट कर रहा है तो बोल दिया गया क्या, इसको बोला जाएगा भूस्पंदन बोला जाएगा या फिर ट्रिमर्स बोला जाएगा। ठीक है, और यही ट्रिमर्स ज़्यादा हो जाता है यानी कि वाइब्रेशन से ज़्यादा हिलता है तो उसको बोलते हैं भूकंप बोलते हैं। दोनों में बस माइनर सा डिफरेंस है, भूस्पंदन कम वाइब्रेट हो रहा है तो भूस्पंदन कहलाएगा, भूस्पंदन यदि ज़्यादा हो गया तो उसको भूकंप बोल देंगे। और ये भूस्पंदन होता कहाँ है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि भूस्पंदन होता है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट वाले भाग में होता है, भूपर्पटी का क्रस्ट वाला एरिया में होगा। आपका देख रहे हैं ऊपर वाला जो है क्या, भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं, उसके अंदर जाता है प्रवार होता है, उसके अंदर जाएंगे तो बाह्य क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड। सबसे अंदर में रहेगा आपका आंतरिक क्रोड और सबसे बाहर वाला पार्ट को पृथ्वी का बोलेंगे भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट बोलेंगे। आगे आपका है क्रस्ट। अब जो अंदर जो ये ऊपर वाला बाहर जो क्रस्ट है ना, भूपर्पटी है, भूपर्पटी भी एक पूरा का पूरा एक जैसा नहीं है, वो क्या है, टुकड़ों में बटा हुआ है। पृथ्वी का भूपर्पट भी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। जैसे लगेगा कि एक तरह का ऐसा है कि पानी के अंदर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, उसी तरह क्या है पृथ्वी के ऊपर वाला जो भूपर्पटी वो भी तैर रहा है, और उस टुकड़े को बोला जाता है प्लेट। उसको क्या बोला जाएगा, प्लेट बोला जाएगा। और प्लेट हमेशा निरंतर गति करते हैं। जैसे आपका पानी में यदि बर्फ़ डाल दिया तो बर्फ़ हल्का फल्का इधर उधर होता रहेगा, एक बर्फ़ दूसरे बर्फ़ से टकराएगा, ऐसा होता रहेगा। तो नीचे भी वही होता है, प्लेट निरंतर गति करता है और एक दूसरे से रगड़ाता रहता है। या जब टक्कर खाता है तो टक्कर खाने के कारण क्या होता है, भूपर्पटी में यानी कि क्रस्ट में एक तरह का डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, जिससे भूमि का सतह क्या करता है, डिस्टर्बेंस के कारण भूमि की सतह ज़्यादा हिलता है, उसको बोलते हैं भूकंप आ गया। भूकंप आने का देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी है ना, ये मैप क्या है, पृथ्वी का मैप है, ये पृथ्वी का मैप है। और ये रहा आपका भारत, इंडियन प्लेट है ना, ये भारत है, यही इंडियन प्लेट में ही इंडिया है। अब यही इंडियन प्लेट है, बगल में आपका जो भी प्लेट है, यूरेशिया का प्लेट है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। तो इसी तरीके से टोटल 7 मेजर प्लेट है। 7 क्या है, मेजर प्लेट है यानी कि बड़ा प्लेट है। और 8 प्लेट क्या होता है, माइनर है यानी कि छोटा प्लेट है पूरा पृथ्वी पर। ठीक है, पूरा पृथ्वी पे 8 छोटा प्लेट और 7 बड़ा प्लेट है। अब ये होगा क्या कि अब प्लेट क्या हो रहा था, गति कर रहा था। यदि प्लेट एक दूसरे से आकर ऐसे टकराया और टकराने के बाद यदि भूमि नीचे चला गया, देखिए ऐसा होता है ना कि भूमि धंस जाता है, कहीं कहीं जब भूकंप आता है तो भूमि धंसता है। तो ये कारण होता है कि एक लेयर क्या हुआ, नीचे चला गया दूसरा लेयर के, तो वहाँ पे बन जाता है घाटी। ये देखो गड्ढा हो जाता है, ये घाटी बन जाता है, ट्रेंच बन जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा है कि यदि दोनों टकराया और टकराने के बाद दोनों ऊपर उठ गया, तो दोनों ऊपर उठता है तो यहाँ बन जाता है पहाड़ पर्वत बन जाता है, जो कि हमारा हिमालय है। हिमालय भी ऐसे ही बना है, जब 2 प्लेट आपस में टकराए, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जिसको एशियन प्लेट भी बोलते हैं। तो इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट दोनों टकराया और टकराने के बाद क्या ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के बाद बन गया हिमालय। ये इस तरह का एग्जाम्पल है, ये जहाँ पे क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है ऊपर की ओर। दूसरा, अब तीसरा चीज़ है कि अब टकरा रहा है तो रगड़ाता है, तो रगड़ाता है तो क्या होता है, हल्का हल्का कंपन खाली की ओर करता है, केवल कंपन करता है। जो अक्सर जो भूकंप आते हैं इसी तरह का भूकंप होता है कि एक दूसरे से रगड़ाता है। ठीक है, और यदि ज़्यादा कस के आया, ज़्यादा कस के यदि टकराया तो ऊपर उठ गया तो पहाड़ बन गया, नीचे चला गया तो घाटी बन गया। यही 3 तरह का भूकंप आने का कारण है, तरीका है। अब क्या है आगे, पृथ्वी पर भूस्पंदन यानी कि ट्रिमर्स जो होगा ज्वालामुखी फटने से, यानी कि अब वाइब्रेशन अंदर क्या होगा, तो कोई भी तरह का अंदर विस्फोटक चीज़ हो तो ज्वालामुखी भी निकलता है, तो एक तरह का विस्फोट ही होता है, उसके कारण हो सकता है। या फिर कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर टकराया तो भी आपका वाइब्रेशन होगा, या फिर कोई नाभिकीय विस्फोट अंदर हुआ तो भी आपका क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और उसी को बोल दिया जाएगा भूस्पंदन। तो ये तीनों कारण भी हो सकता है भूस्पंदन होने का। आगे आपका हाँ, प्लेट के जो प्लेट टकरा रहा है या फिर टकरा रहा है तो वो एक कारण है, उसके साथ साथ ये भी कारण हो सकता है भूस्पंदन का, यानी कि भूकंप आने का छोटा कारण ये भी हो सकता है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण होता है। भूकंप प्लेट की गति के कारण बताया गया, भूकंप 3 तरह गति हो रहा है उसके कारण हो रहा है। जहाँ प्लेट की सीमाएं कमजोर हो गया, अब देखिए जब गति हो रहा है, रगड़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि जहाँ पर सीमा कमजोर हुआ वहाँ पे क्या होगा, दुर्बल क्षेत्र बनेगा, वहाँ भूकंप का संभावना ज़्यादा रहता है, वहाँ ज़्यादा भूकंप का संभावना रहता है। जैसे जापान हो गया, जापान में भी ज़्यादा रहता है, वहाँ जो भूकंपी क्षेत्र उसको जो घोषित किया गया है भूकंपी क्षेत्र, जिसको बोलते हैं सेस्मिक जोन।
ठीक है। जहाँ दुर्बल क्षेत्र है, जहाँ ज़्यादा भूकंप आता है, उसको बोला जाता है सिस्मिक जोन यानी भूकंपी क्षेत्र, या फिर भ्रंश क्षेत्र यानी कि फॉल्ट जोन, यही बोला जाएगा जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आता है वहाँ पे। अब देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ पे आ रहा है भूकंप आपका आ रहा है। तो कश्मीर में आ रहा है, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय। देखिए ये जो प्लेट है ना, ये ऊपर वाला प्लेट, ये वाला है जो ये ऊपर का प्लेट, ये प्लेट है एशियन या यूरेशियन प्लेट बोले जाता है। और ये जो प्लेट है ये पूरा ये इधर की ओर चल रहा है और ये इधर की ओर चल रहा है, दोनों चल रहा है ना। और दोनों जब टकराया तो बीच में ये हिमालय खड़ा हो गया था, यही बीच में आपका हिमालय खड़ा हो गया था हमारा बाउंड्री बनकर, ठीक है। हाँ, इसको अब थोड़ा हटा लेते हैं यहाँ से, बाउंड्री बन के हिमालय यहाँ पर खड़ा हुआ। अब क्या हुआ, इधर भी एक प्लेट है और इधर भी एक प्लेट है, ये इधर है बर्मिस प्लेट है और इधर भी एक प्लेट है अफगानिस्तान वाला प्लेट की तरफ है प्लेट। अब ये क्या हो रहा है, टकरा रहा है तो टकराएगा, एक दूसरे से रगड़ाएगा, तो ये वाला एरिया यानी कि मध्य वाला एरिया, केंद्र वाला हिमालय, इसमें पश्चिम हिमालय ये हो गया आपका, ये साइड वाला पश्चिम हिमालय, ये मध्य वाला, दोनों क्या होगा, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र है। कश्मीर में आपका भूकंपीय ज़्यादा क्षेत्र है। फिर आपको बोला गया समय उत्तर पूरब, उत्तर पूरब ये भारत हो गया, उत्तर और पूरब का भारत यानी कि 7 सिस्टर जो है उसमें आपका इसके कारण भी हो रहा है। कौन सा प्लेट है ये तो ये है आपका बर्मा प्लेट और एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का, तीनों का यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप इधर ही आता है, इधर भी ज़्यादा आता है। उसके बाद है रण का कच्छ यानी कि आपका गुजरात तरफ है, रेगिस्तान है, यहाँ राजस्थान है, या फिर सिंधु नदी का मैदान, ये वाला प्लेट, इधर भी प्लेट है तो ये इधर वाला एरिया, या फिर गंगा नदी का क्षेत्र है, इधर वाला एरिया में भूकंप ज़्यादा आता है, ठीक है। हाँ, साउथ इंडिया दने भी आता है, उधर भी आता है लेकिन बहुत कम आता है, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इधर ही आ रहा है, उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। किसी भूकंप का शक्ति यदि मापना है, जैसे कि यदि हम मापते हैं कि आपका वेट कितना है तो इतना केजी है, किसी चीज़ को लाते हैं लिक्विड वाला तो इतना लीटर है, उसी तरह भूकंप आता है तो भूकंप को मापने के लिए जो किस पे मापते हैं तो रेक्टर में मापते हैं कि 2 रेक्टर का आया, 3 का आया, 4 का आया, 6 का रेक्टर का आया। तो रिएक्टर का किस में, तो भूकंप किस में मापेंगे, रिएक्टर में मापेंगे। और मापेंगे जिस यंत्र से, उस यंत्र को बोला जाएगा सेस्मोग्राफ। अच्छा आगे आएगा आपको, ठीक है। चलिए पहले ये देख लेते हैं। भूस्पंदन यानी कि टर्मर्स जो होता है, ट्रिमर्स जो होता है, सतह पृथ्वी के सतह पर एक तरंग उत्पन्न करता, उस तरंग को बोलते हैं सेस्मिक वेव बोलते हैं। उस तरंग को क्या बोलेंगे, सेस्मिक वेव, यानी भूकंप के कारण उत्पन्न तरंग भूकंपीय तरंग या फिर सेस्मिक वेग बोला जाएगा। सेस्मिक वेग बोला जाएगा। जो दिख रहा है ना, ये देखिए, ये वाला बीच में क्या है आपका, ये बीच वाला आपका केंद्र है। यहाँ से भूकंप यदि उठा, भूकंप उठा यानी कि ये अब भूकंप उठा तो ये जो वेव वाला जो गोल गोल दिख रहा है ऐसा, ये क्या कहलाएगा आपका भूकंपीय तरंग यानी कि सेस्मिक वेव कहलाएगा। और जिस पॉइंट से भूकंप उठता है यानी कि वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, वाइब्रेशन का कारण होता है जो, उसको बोला जाता है फोकस। उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और जहाँ से उठता है जो फोकस है, फोकस से जस्ट ऊपर वाला धरती सबसे ऊपर वाला, उसको बोला जाता है अधिक केंद्र। तो यदि भूकंप आया तो सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा अधिक केंद्र पे, कि जहाँ जिसके जस्ट नीचे है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि इससे इसका दूरी क्या होगा, सबसे कम होगा। सबसे कम दूरी होगा तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे करेगा। अब सेस्मिक वेव को किससे मापते हैं, हाँ, उपकरण का नाम क्या हो गया, तो उपकरण है आपका सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ मापते किस में है, तो मापते हैं रिक्टर में, लेकिन जो उपकरण है उसका नाम क्या है, तो सिस्मोग्राफ नाम है। अब ये जो दिख रहा है ना, ये सिस्मोग्राफ है, यही सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ काम कैसे करता है, जो देखिए, ये एक तरह का क्या है, एक लटका हुआ है, ये ऐसे करके लटका हुआ है ना, ये लटका हुआ फ्रीली ऐसे लटका हुआ रहता है, और नीचे ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, और नीचे पेज लगा हुआ है। उसी पेज पे क्या होता है, जब भूकंप आता है तो ऐसे ऐसे हिलता है और एक तरह का ग्राफ बनाता जाता है, और पेज मुड़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, और ग्राफ बनाता जाता है, जो इस तरह का ग्राफ, जिसमें ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है यानी कि वहाँ पे ग्राफ ज़्यादा है, और ये पेज पे स्केल लिखा रहता है कि इतना स्केल ग्राफ का स्केल रहता है। वही ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ तो पता लगता है कितना स्केल तक गया है, ये ग्राफ कितना स्केल तक भूकंप आया है, ठीक है। अब देखिए 6 परिणाम का भूकंप आया, यानी कि 6 रिक्टर का भूकंप आया और 4 रिक्टर का भूकंप आया। तो 4 और 6, 4 से बड़ा है 6, लेकिन कितना गुना है, 1.5 गुना बड़ा है। लेकिन यदि रिक्टर स्केल में जो भूकंप आता है 4 से 6, तो डिस्ट्रक्शन कितना करता है, हानि कितना करेगा, 1000 गुना ज़्यादा करेगा 6 वाला। किससे, तो 4 से 1000 गुना ज़्यादा
डिस्ट्रक्शन करेगा। 4 में मान लो कि जितना बर्बादी तबाही हो रहा है उससे 1000 गुना ज़्यादा तबाही करेगा। 6 रिक्टर स्केल पे आएगा भूकंप। उसमें कुछ साल पहले आया था, नेपाल में आया था भूकंप आया था, तो 6 पॉइंट समथिंग था, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वहाँ। आगे आपका है भूकंप आ गया तो उससे बचाव कैसे करें। ठीक है, जब भूकंप आएगा तो उससे बचाव के लिए है कि आप भूकंपी क्षेत्र में यदि रहते हैं तो आपका सबसे पहले बचाव कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का निर्माण ही करना है, ये रखते हुए कि भूकंप में कैसे बचा जाएगा। तो उसके लिए घर ईटा सीमेंट छड़ गिट्टी से नहीं बनाना है, भूकंप वाले क्षेत्र में बनाना है लकड़ी से। लकड़ी का घर बनेगा, या फिर मड बोले तो हो जाता है माटी, जैसे मिट्टी में क्या करेंगे, मिट्टी को पानी में कर जो बनाते थे पहले पुराने ज़माने में मिट्टी का घर, उस तरह का घर बनाइए। उससे होगा क्या, आपका कीचड़ का मिट्टी का जो घर रहेगा वो आपका हल्का रहेगा, यदि गिरता भी है तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बनाने में भी तुरंत फिर से बना सकते हैं कुछ दिनों में। ठीक है, दूसरा आपका है अलमारी को क्या करना है, दीवार से फिक्स कर देना है, जिससे क्या हो, दीवार को मजबूती मिले और अलमारी भी भूकंप में गिरे ना इधर उधर। इससे क्या होगा, मजबूती प्रदान मिलेगा। और यदि हम घर में कुछ टांगते हैं, दीवार घड़ी टांग रहे हैं, फोटो फ्रेम टांग रहे हैं, या गीजर टांग रहे हैं, ठीक है, या फिर वाटर फिल्टर टांग रहे हैं, तो इसका भी ख्याल रखना है कि यदि हिले तो ये गिरे ना। ये टांगते समय ध्यान रखना है कि कितना हिलेगा तो भी ये बर्दाश्त कर लेगा, इसका ध्यान रखना उसमें। अब भूकंप आ गया, ये तो पहले हो गया कि पहले क्या क्या बचाव करके रखना है। लेकिन यदि भूकंप आ गया और आप घर में हैं तब क्या कैसे कैसे बचना है, तब कैसे बचेंगे, तो किसी मेज़ का नीचे आश्रय लेना है, जो मजबूत मेज़ हो उसके नीचे आप बैठ जाए कि ऊपर से यदि कोई भारी वस्तु गिरे तो आप सुरक्षित रहें। या फिर क्या करना है, ऊंची या भारी वस्तु से दूर रहना है कि यदि वो वस्तु गिरे भी तो आप वहाँ पे ना रहें। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि आप सोए हुए हैं उस समय क्या करना है, तो सोए हुए समय यदि भूकंप आ गया, आपको पता लग गया, तो आपको उठना नहीं है, क्योंकि भूकंप होगा, आप खड़ा होइएगा, बैलेंस नहीं कर पाइएगा तो और गिरने से और ज़्यादा अपने आप को नुकसान कर सकते हैं। तो आपको सोए रहना है, बस एक काम करना है कि आपको अपने तकिए से सर को बचाना है कि ज़्यादा चोट सर पर नहीं आए। यदि बाकी छोटा बहुत इधर उधर लगा तो इसका इलाज अच्छे से आराम से हो सकता है, लेकिन सर का इलाज नहीं हो पाएगा। तो आपको सर बचाना है सबसे ज़्यादा। अब घर के यदि बाहर है तब क्या करना है, तो घर के बाहर है और आ गया भूकंप, तो सबसे पहला करना है कि जहाँ पे ब्रिज है, भवन है, इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से पास किया है, तार पास किया है, ये सबसे दूर खाली जगह पर जाना है। और खाली जगह जाकर आपको क्या करना है, धरती पे सो जाना है, लेट जाना है। ठीक है, जब बिजली चमक रहा था उस समय लेटना नहीं था, उस समय आपको हाथ पैर पकड़कर पूरा अच्छे से बैठना है। और जब भूकंप आए तो उस पर लेट जाना, क्योंकि खड़े रहिएगा धरती हिलेगा, बैलेंस नहीं बना पाइएगा, गिर जाइएगा। तो उससे अच्छा है कि आप लेट जाइए, उससे क्या होगा, वाइब्रेशन कम फील होगा और शरीर पे ज़्यादा नुकसान नहीं आने वाला है। यदि किसी वाहन में बाहर है, यदि निकले हुए हैं, यदि वाहन में है तब क्या करना है, तो उसमें भी आप धीरे धीरे गाड़ी को चलाते हुए आप क्या कीजिए, खुले स्थान पे पहुंच जाइए, जहां पर भूस्पंदन, जहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है उससे दूर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्या सकते हैं, खुले स्थान पे जा सकते हैं। और जहाँ पर उतना देर इंतजार करना है जब तक कि भूकंप खत्म ना हो जाए, यानी कि ट्रिमर जो है, यानी कि वाइब्रेशन जो है जब तक खत्म ना जाए, आपको अंदर ही रहना है, बाहर इसमें भी नहीं निकलना है। बाहर निकलने से यहाँ पर भी अनबैलेंस रहेगा, उससे अच्छा आप गाड़ी के अंदर बैठे रहें। ठीक, आगे आपका ये 2 क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, आवेशित किसको आसानी से नहीं करेंगे। तो देखिए नीचे से देखते हैं ऑप्शन, ऊनी का वस्त्र, तो ऊनी के वस्त्र को तो और ज़्यादा आसानी से आवेशित कर सकते हैं, पहन कर क्या करते हैं, एक बार झाड़ते हैं, जो बहुत आवाज़ करता है, चढ़ करता है, तो उसमें इसका मतलब आवेश आया हुआ था। फूला हुआ गुब्बारा, इसको भी आप आवेशित आसानी से कर सकते हैं। तांबे की छड़, ये तो कंडक्टर ही है, तांबा का छड़ है तो और ज़्यादा आवेशित होगा। कौन नहीं होगा, तो लिपस्टिक का पैमाना, ये लिपस्टिक क्या होगा, ये आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। दूसरा आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जब कांच की छड़ को रेशा यानी कि रेशों से क्या करता है, कपड़ा से रगड़ते हैं, रेशों के कपड़ा से रगड़ते हैं, तब छड़ के साथ क्या होता है। तो देखिए अभी बताए थे ना, इसमें पेज नंबर कितना, पेज नंबर फर्स्ट पे था, पेज नंबर फर्स्ट पे था, यहाँ पे देखिए था ना ये,
कि ये रगड़ा गया था यहाँ पे। अब रगड़ने पे क्या हुआ था कि किस पे, छड़ पे पूछा था ना कि छड़ पे क्या हुआ, तो छड़ पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्जेज आ रहा था। यहाँ आ रहा था छड़ पे पॉजिटिव चार्जेज आ रहा है, तो पूछा गया छड़ के बारे में। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है कि छड़ पे पॉजिटिव और कपड़ा पे क्या आया, नेगेटिव चार्जेज आया है ना। अब ऑप्शन नंबर देखते हैं फर्स्ट क्या कहा रहा है। बोला है छड़, तो छड़ क्या होगा, तो लिखा गया छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित करेगा, नहीं, धनावेशित अर्जित दोनों नहीं करेगा। अब बोला छड़ धन आवेशित होगा और कपड़ा ऋण आवेशित हो जाएगा क्या, तो हाँ यही तो देखा गया कि जो छड़ है क्या है वो पॉजिटिव हो जा रहा है और कपड़ा निगेटिव चार्ज हो रहा है। सी में अधिक, अभी आगे भी देख लेते हैं कि इनमें से एक से अधिक है भी है क्या, तो छड़ और कपड़ा दोनों ऋण आवेशित होगा, तो नहीं। सबसे पहला चीज़ कि जब भी रगड़ेंगे तो दोनों एक ही चार्ज का हो ही नहीं सकता है, दोनों पे एक ही चार्ज आए ऐसा नहीं होगा। ऋण आवेशित हो जाएगा छड़ और कपड़ा धन आवेशित, नहीं, ये उल्टा है लिखा हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यही रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 12, यानी कि ये जो चल रहा था ये हुआ प्राकृतिक घटनाएं समाप्त हुए। अब बताइए दोस्तों ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया। यही वन लाइनर क्या करेगा आपको, यही जो आप पढ़े इसी को अब किसी वे में पूछे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। मल्टीपल चॉइस पूछे, सिंगल चॉइस पूछे, जैसे पूछे वैसे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब आसानी से सब कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। कैसा सेशन लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, कैसा लग रहा है, या फिर कोई सजेशन देना है या किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो आप कमेंट करिए। मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट का, और अपना राय उसमें ज़रूर लिखिए। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना दोस्तों, ये क्लास 8 का 12th चैप्टर था, अगला चैप्टर होगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका 9th क्लास का स्टार्ट करने होगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप बताइए। और एक ज़रूरी सूचना ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब करें जिससे मेरा क्या हौसला थोड़ा बढ़े और वीडियो बनाने का थोड़ा और जुनून आए और मेहनत करने का और एनर्जी मिले मुझे, ठीक है। तो यही आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग इस जर्नी में आप लोग भी साथ दीजिएगा। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं करिएगा ख़त्म है, सब आप पे है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब फॉलो करवाइए, दोस्तों से करवाइए, घर परिवार से करवाइए और बढ़ाइए दोस्तों अपना मेरा परिवार, आप लोग का परिवार बढ़ाइए, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।